नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। आज हम सभी पहुंच चुके हैं 378 नंबर प्रश्न पर। प्रश्न की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और श्लोक भी हम लोग अब पहुंच गए हैं 19 नहीं 18 पर पहुंचे होंगे। श्लोक हमारा ये है, तन्नोपान्तः पर्णतफलद्योतिभिः काननाम्रेस्त्वय्यारूढे शिखरमचल स्निग्धमेडी सवर्णे नूनं यास्यत्यमरमिथुन प्रेक्षणीयामवस्था मध्ये श्यामस्तन इव भुवः शेष विस्तार पांडुः। इस श्लोक से पुस्तक में कुछ कम प्रश्न बने थे, तो मैंने इसमें और सारा प्रश्न बना करके लगभग 8-10 प्रश्न और जोड़ करके प्रश्नों को भरपूर कर दिया है। अब आप इसका खूब अच्छे तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है 378 नंबर का, प्रस्तुत पद्ये कः पर्वतः वर्णितः। इस प्रस्तुत पद्य में, पद्य तो इसमें पर्वत तो वर्णित है, तो प्रस्तुत पद्य में कौन सा पर्वत वर्णित है? तो यह आम्रकूट इसका उत्तर सही होगा। श्लोक को ध्यान से देख लीजिए कि यह किस किस तरह का है। और आम्रकूट पर्वत में ही इस तरह का वर्णन है कि जब तुम वहां पर जाओगे तो तुम सांवले हो, बीच में स्थान ग्रहण करोगे उसके शिखर पर, और उसका जो बाहर का भाग है अर्थात उपांत भाग, किनारे किनारे के भाग या अन्य भाग, वह विस्तार पीला है, वह स्तन के समान आकार का हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा, आम्रकूटः। 378 ए, मेघदूते पृथिव्याः पयोधर इव कः पर्वतः वर्णितः। मेघदूत में पृथ्वी के पयोधर के समान कौन सा पर्वत वर्णित है? तो मध्य श्यामः शेष विस्तार पांडु। इस तरह के वर्णन को करते हुए कहा गया है कि मध्य श्याम स्तन इव भुवः, भुवः स्तन इव। और ये सब क्या है जो कुछ भी वर्णित है ऊपर, वह आम्रकूट पर जब मेघ उपस्थित होगा उस समय का वर्णन है। तो आम्रकूट यह उत्तर सही होगा। मेघदूत में पृथ्वी के स्तन के समान आम्रकूट पर्वत ही वर्णित है। छन्नोपांत पदस्य को अर्थ, छन्नोपांत यदि यह पद है तो इसका अर्थ क्या होगा? पक्व फल युक्त, पके हुए फल से युक्त, चिक्वड़ पास, पास का इलाका जो एकदम चिकना हो, या आवृत्त पार्श्व प्रदेश। तो ये दोनों तो नहीं होंगे, आवृत्त पार्श्व प्रदेश ही उत्तर सही होगा। पास में आच्छादित है, पास का स्थान जो आच्छादित है, ठीक है। छन्न यहाँ पर आच्छादित अर्थ में है, उपांत मतलब पास का अंतिम से पहले, थोड़ा सा पहले। तो पास का जो स्थान है वह आवृत्त है, यह विकल्प सी सही हो जाएगा। परिणत फलद्योतिभिः काननाम्रैः, अत्र विशेष्य पदम की मस्ती। दो ही पद दिया गया और पूछा जा रहा है कि विशेष्य पद इसमें क्या है। आपको भुलाने के लिए और भी बहुत सारे चीज लिखे हुए हैं, लेकिन विशेष्य पद के चयन में आप देखिए लिखा है परिणत फलद्योति का अर्थ निकालेंगे तो परिणत फल द्योति मतलब पक चुका है जो फल, उसका जो प्रकाश, उसकी जो कांति, ठीक है। और ऐसी कांति किसकी है? कानन के आम्र को, आम्रों की। बन के आम्र अब जो पक चुके हैं, कानन आम्रई ही यह विशेष्य होगा। और उसकी विशेषता क्या है कि वह अब पक चुका है, तो पके हुए कांति का जो प्रकाश है, कांति की जो शोभा है, उससे पीलापन व्याप्त हो रहा है वहां पर। तो पके हुए फल के कांति वाले आम्र के बन के आम्र वृक्षों से, यह पूरा का पूरा इन दोनों का अर्थ निकलेगा। तो कानन आम्रई यह विशेष्य पद है, अब विशेषण पद है परिणत फल द्योति भी। आप जब श्लोक लगाइए तो उसमें इस तरह से सोचते चलिए कि कौन किसका विशेषण है, किस तरह का प्रसंग चल रहा है। तो परिणत फल द्योति भी विशेषण होगा, कानन आम्रई ही जो है कि विशेष्य पद होगा, विकल्प बी। कानन आम्रई आच्छादित पार्श्व वर्तते, वन के आम्र से पास वाला भाग जिसका आच्छादित है, ऐसा कौन है? पर्वत की कल्पना आप कर लीजिए, मैं जैसे मानता हूं इस तरह से आप सोच लीजिए, ये पर्वत है, ठीक है, इस तरह से कुछ चल रहा है। अब यह तो शिखर ही हो गया इसका, ये सब शिखर है। अब इधर का जो भाग है, ये इन सभी भागों पर ही पेड़ आम्र के हैं, इसी का वर्णन बताया जा रहा है आपको। तो कानन आम्र ही, बन के आम्र से आच्छादित पार्श्व कौन है? आम्रकूट ही है। फिर मेघागमनेन आम्रकूटः
काम अवस्थाम प्राप्स्यति, मेघ के आगमन से जो आम्रकूट है वह किस अवस्था को प्राप्त करेगा? तो आम्रकूट बन जाएगा देवताओं के लिए देखने योग्य। मेघागमनेन आम्रकूटः अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम अवस्थाम प्राप्स्यति, ऐसा वर्णन है। तो देव युगल अवलोकनीयाम, अमर मिथुन के लिए प्रेक्षणीय है, उसके लिए यह विकल्प डी प्रयोग किया गया। देव युगल अवलोकनीयाम अवस्थाम प्राप्स्यति, मेघ के आगमन होने पर आम्रकूट इसी तरह की अवस्था को धारण करेगा। कस्मिन् शिखरे स्थिते सति आम्रकूटः प्रेक्षणीयाम अवस्थाम प्राप्स्यति, किसके शिखर पर स्थित होने पर, कौन ऐसा है जो उसके शिखर पर आ जाए तो आम्रकूट प्रेक्षणीय अवस्था को धारण कर लेगा। तो इस प्रश्न में और इस प्रश्न में बहुत कुछ अंतर नहीं है। इसमें मेघागमनेन शब्द प्रयोग कर दिया गया था और इसी पर अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसके शिखर पर स्थित हो जाने पर, कौन शिखर पर स्थित हो। तो जैसे एक कार्य के होने से दूसरे कार्य की प्रतीति है, इसलिए इसमें सभी में सप्तमी दिखाई आपको दे रही है। मेघे शिखरे स्थिते सती, मेघ के शिखर पर स्थित होने पर आम्रकूट बहुत ही सुंदर अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, जो देव युगलों के लिए दर्शनीय स्थिति को धारण करेगा। आम्रकूटः मेघागमनेन या मेघे शिखरे स्थिते सति प्रेक्षणीयाम अवस्थां प्राप्स्यति। मेघः स्तनस्य मध्य भाग इव शोभां कदा यास्यति, मेघ स्तन का मध्य भाग के तरह शोभा कब धारण करेगा। तो पर्वत की ऐसी चर्चा चल रही है, उसमें मेघ जब भी विराजेगा तो यहाँ पर विराजेगा, और ये मेघ कैसा हो जाएगा? सांवला। और इधर का भाग कैसा है? ये सब भाग है पीला। तो ऊपर से जो दृष्टि पड़ेगी वह दृष्टि, उस दृष्टि के लिए ये जो नीचे वाला स्थान है बहुत ही दर्शनीय लगेगा, वो भी पृथ्वी के तन के जैसा लगेगा, पृथ्वी के पयोधर के जैसा लगेगा। तो मेघ तो स्तन के मध्य भाग की तरह शोभा को प्राप्त कर रहा है ना। आम्रकूट तो स्तन की शोभा को प्राप्त किया है, लेकिन स्तन के मध्य भाग की शोभा को कौन प्राप्त कर रहा है? मेघ। तो यही पूछा जा रहा है कि मेघ जो है कि स्तन के मध्य भाग के समान शोभा को कब प्राप्त करेगा? नदी के संसर्ग युक्त होने पर, मार्ग को देखने पर, कि आम्रकूट के पर आरूढ़ होने पर? तो जी हाँ, विकल्प सी सही होगा। आम्रकूटे आरूढ़े, आम्रकूट पर जब आरूढ़ होगा तब जाकर के वह स्तन के मध्य भाग की तरह शोभा को धारण करेगा। कह स्निग्धवेणी सवर्ण, स्निग्धवेणी सवर्ण मतलब एकदम चिकनी चोटी, ठीक है, चिकनी चोटी, चोटी गूह लीजिए, चोटी को बना लीजिए, गूह मतलब बंधन की बात मैं कर रहा हूँ। उस चोटी में चिकनाहट कब हो सकता है? जब तेल वगैरह लगा लें और उसको काफ़ी अच्छे तरीके से कंघा कर दें, तब रूखा भी नहीं होगा वो। ऐसे चोटी के समान वर्ण वाला कौन है? चिकनी चोटी के समान वर्ण वाला कौन है? तो चिकने चोटी के समान वर्ण वाला मेघ को कहा गया है, चोटी का जो वर्ण और उसी वर्ण का यह भी। विकल्प बी सही है। स्निग्धवेणी सवर्ण इत्यस्य भावो अयम अस्ति, यदि स्निग्धवेणी सवर्ण का भावार्थ निकाला जाए तो क्या निकलेगा? क्या कहना चाह रहे हैं हम? स्निग्धवेणी सवर्ण कालिदास ने यदि प्रयोग किया है तो किस उद्देश्य से प्रयोग किया है? उनका कुछ विशेष मतलब है वहां पर। जी हाँ, चिकनी चोटी किसकी हो सकती है? वृद्ध की तो होगी नहीं, जो जवान है, जिसके बाल अभी कोमल कोमल है, रूखे नहीं है, बालों की खूब सेवा होती है, तो चोटी बनाएंगे। तो चिकनी चोटी का तात्पर्य, चिकनी चोटी के समान वर्ण का तात्पर्य है कि चिकनी चोटी का वर्ण होता है काला रंग का, और वो भी एकदम काला है। तो कृष्ण वर्ण इसका भाव हो जाएगा, विकल्प सी सही होगा। स्निग्धवेणी सवर्ण इत्यत्र स्निग्ध शब्दे कह प्रत्यय, तो स्निह धातु से, स्निह धातु से क्ता प्रत्यय करके स्निग्ध बनेगा। हालांकि यहाँ पर स्निग्ध शब्द दिख रहा है आपको भले ही पुल्लिंग में, लेकिन है स्त्रीलिंग में, क्योंकि वेणी का विशेषण है। तो स्निग्धा वेणी को स्निग्ध वेणी कर दिया गया, लिख करके समास कर सकते हैं। तो उसमें फिर आए हुए प्रत्यय विभक्ति इत्यादि का वहां से दुरागमन हो जाता है, दूर चला जाता है, दुर्गमन हो जाता है। तो स्निग्धवेणी, दूर क्या मतलब कि लोभी हो जाता है, वो अदर्शन हो जाता है उसका। स्निग्धवेणी सवर्ण इत्यत्र स्निग्ध शब्द कह प्रत्यय अक्ता, विकल्प ए। मेघदूते मध्य श्याम
शेष विस्तार पांडु कह। मेघदूत में मध्य में सांवला, फिर वही वर्णन, मध्य में सांवला और उसका शेष जो भाग है, यह सब जो भाग है वह पीले रंग का है। ऐसा कौन है? तो लीजिए, पर्वत का नाम नहीं लिखा, बहुत इजी कर दिया आपको या बहुत कठिन कर दिया। यक्ष, मध्य में सांवला और शेष विस्तार जिसका पांडु। आप सोचेंगे मध्य में सांवला तो बादल को भी कह सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि पढ़ाई के अभाव में विचारधारा पनप जाए, तो नहीं, सदैव उसको स्निग्धमेढ़ी सवर्ण कहा गया, काला कहा गया। एक पर्वत है आम्रकूट, जिसको कहा गया कि मध्य में श्याम है और शेष विस्तार उसका अर्थात बचा हुआ जो भाग है, बचा हुआ जो उसका विस्तारित प्रदेश है वह है पीला। तो एक पर्वतः यहां पर उत्तर सही होगा 382 का विकल्प बी। अमर मिथुन प्रेक्षणीया इति विशेषणमस्ति, यह प्रश्न भी बहुत सामान्य नहीं है, उत्तर दीजिए। अमर मिथुन के लिए प्रेक्षणीय है और यहां पर प्रयोग कर दिया गया प्रेक्षणीय, थोड़ा समझ बुझ करके उत्तर देना है। यह विशेषण किसका होगा? अमर मिथुन के लिए तो दर्शनीय कौन है? पर्वत, तो उत्तर कर दीजिए सही पर्वत, लेकिन हो गया गलत, पर्वत गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? अमर मिथुन प्रेक्षणीय यह शब्द प्रयोग किया गया है अवस्था के लिए, न कि पर्वत के लिए। अवस्था कैसी है? अवस्था की क्या विशेषता है? तो अवस्था की विशेषता है कि वह अमर मिथुन के लिए प्रेक्षणीय अवस्था है। अनियर करके फिर टैप लगाया गया ना, तो प्रेक्षणीय स्त्रीलिंग में है। अमर मिथुन प्रेक्षणीय इति विशेषणम अस्ति अवस्था इत्यस्य, अवस्था का, न कि किसी अन्य का, पर्वत का नहीं है। पर्वत की अवस्था दर्शनीय जरूर है, लेकिन अमर मिथुन प्रेक्षणीय यह अवस्था का विशेषण है, विकल्प ए। तो ये सारे के सारे प्रश्न आप देख रहे थे, प्रश्नों के खजाना समुद्र कह लीजिए। साहित्यिक 7 ग्रंथों से केवल 11,051 प्रश्न है, जिसमें सुकनासोपदेश से 1389, लगभग 1400, जिसमें आप 50 से ऊपर देख रहे हैं, उसको मैं सैकड़ा में बदल करके पढ़ाऊंगा। 1389 है तो इसको मैं 1400 से ऊपर पढ़ाऊंगा। 1585 है किराता अर्जुनीय में, तो 1600 पढ़ाऊंगा। नीति शतका में 1876 है तो 1900 पढ़ाऊंगा। उत्तर रामचरित में 1545 है तो हो सकता है कि इसमें 1550 या 1600 तक पढ़ाऊं। शिवराज विजय 1200, मेघदूतम में 2100, अभिज्ञान में 1100। इस तरह के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे और ये संख्या पहुंच जाएगी अंततः 12,000। आपको हल करने के लिए इस पुस्तक में कुछ मिलेगा तो वो है 11,051 प्रश्न। ये तभी हल कर पाएंगे जब आप साहित्य की इन ग्रंथों को बहुत बारीकी से पढ़े हो, तब, नहीं तो नहीं हल कर पाएंगे। एक एक पंक्ति से, एक एक शब्द से, एक एक भावार्थ से, एक एक कथन से मैंने इस पर घुस घुस करके, डूब डूब करके प्रश्न बनाया है कि इतना आप पढ़ ले, इससे इतना अभ्यास कर ले कि फिर कुछ बचे ना। एक लोगों का कथन था कि इस पुस्तक को हम क्यों पढ़ें। परीक्षा, कानपुर से एक फोन आया था, ठीक, वो बहन थी, उन्होंने पूछा कि आप पुस्तक की प्रशंसा कर रहे हैं, हमें एक रीजन बताइए कि इस पुस्तक को क्यों पढ़े। तो मैं बताया कि मैं एक नहीं, मैं 2 रीजन बताता हूँ। आपने अभी तक कोई बहुत सारी पुस्तक पढ़ी होगी, यूपी टीजीटी एएलटी ग्रेड वगैरह की यदि बात करें तो, हालांकि इसका व्याकरण भाग तो किसी भी परीक्षा के लिए रामबाण है, लेकिन यदि यूपी टीजीटी और एलटी ग्रेड की बात कर दें, या जहां पर सुकनासोपदेश वगैरह लगता है, ये 7 ग्रंथ आप देख ही रहे हैं, यदि इस पुस्तक का आपने भरपूर अभ्यास किया होगा, भारतवर्ष में जो कुछ भी सामग्री है उतने पर अभ्यास किया होगा, तो आप इतने प्रश्नों को कहीं नहीं पाए होंगे। तो आप मूल पढ़े होंगे, विषय वस्तु खूब पढ़े होंगे, लेकिन आपके पास में प्रश्न नहीं है। पहला रीजन कि इस 7 ग्रंथ से 11,000 प्रश्न देने वाली कोई पुस्तक ही नहीं है, अभी तक नहीं है। यदि बाद में कोई बने तो अनुकरण होगा मात्र। और यदि बात करें दूसरा क्या है, इसमें दूसरा रीजन क्या है, तो पहला तो आपका हो गया कि हमें इसके जैसे प्रश्न सामग्री वाली कोई पुस्तक नहीं है हमारे पास में, इसलिए इसको पढ़े। और दूसरा कारण ये है कि इसको पढ़ने के बाद आपको कोई चीज पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितना कुछ पढ़े होंगे ना, इसको हल करने में सबकी जरूरत पड़ जाएगी। तो इसको हल करने में जब सबकी जरूरत पड़ जाएगी तो फिर इसके बाद किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही खासियत है इसमें, ठीक। और बहुत सामान्य सा मूल है, देखिए 558 पेज, 11,051, 280 रुपया मात्र मूल्य। ऐसे ही व्याकरण में 624 पेज, 13,385 प्रश्न, मूल्य 3,550।
खर्च के साथ में 10 रुपया और भी छोड़ दे रहे हैं दोनों को जोड़ करके, तो एक से अधिक करेंगे तो हम छूट भी दे देंगे। ये आपका नंबर है। आइए और खूब पढ़िए, चलिए आगे बढ़िए, हो गया प्रचार। मेघदूत के 383 नंबर प्रश्न पर हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन 383 हल करते करते आप लगभग 1400 अगर पहुंच गए होंगे, ये मान करके 1400 पार कर रहे होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हम बीच बीच में प्रश्नों को बढ़ाते हैं ना, इसलिए कह रहे हैं। अगला है तोयोत्सर्ग द्रुत तर गति तत्परम वर्तमतीर्ण। अब हमारा श्लोक प्रारंभ हो गया। स्थित्वा तस्मिन वनचर वधु भुक्त कुंजे मुहूर्तम तोयोत्सर्ग द्रुत तर गति तत्परम वर्तमतीर्ण। यह श्लोक प्रारंभ हो रहा है। तोयोत्सर्ग द्रुत तर गति तत्परम वर्तमतीर्ण इत्यत्र तत् इत्यनेन कस्य वर्णनम। हम कह रहे हैं कि तुम बहुत तेजी से जाना, उसके बाद, तो उसके बाद के लिए तत्पर लगा दिए। तत्पर मतलब उसके बाद। तो तत् से किसका बोध हो रहा है, तो आम्रकूट का बोध हो रहा है कि आम्रकूट के बाद तुम थोड़ा तेजी से निकलना जल को गिरा करके। 383 नंबर तक हम लोग पहुंच गए हैं, जिसका विकल्प सही है ही आम्रकूट। वनचर वधु भुक्त कुंज कुत्र अस्ति। वनचर वधु, वनचर जो वन में चरण करे, वह उनकी जो वधु अर्थात उनकी जो पत्नियां हैं, उनके द्वारा जो भुक्त है। कुंज अर्थात एक ऐसा स्थान जो चारों तरफ से घिरा हो। ऐसा कौन है, तो आम्रकूट के लिए कहा गया वनचर वधु भुक्त कुंजे मुहूर्तम तो यत्सर्गा द्रुत तरगति तत्परम वर्तमतीर्ण। आम्रकूट यहां पर हम लेंगे वनचर वधु भुक्त कुंज वाला। स्थित्वा तस्मिन वनचर वधु भुक्त कुंजे मुहूर्तम, उसी में स्थित रहने की बात की गई है ना, कि रुकना, और ऐसे जगह पर रुकना जहां पर वनचर के वधुओं की, मतलब उस स्थान पर रुकना जिसकी विशेषता यह है कि वहां पर वनचर की वधुओं के द्वारा कुंज स्थान भोग किए गए हैं। विकल्प डी सही हुआ। रेवा नदी कुत्र प्रवहती। रेवा नदी की यदि प्रवाह की बात करें तो कहां पर प्रवाहित होती है, तो रेवा नदी विंध्य क्षेत्र में प्रवाहित होती है, विंध्याचल के पास में प्रवाहित होती है। रेवा नदी कस्य मध्य भागे भूतिमिव अस्ति। भूति मतलब होता है श्रृंगार। रेवा नदी, रेवा नदी ठीक है, किसके मध्य भाग के श्रृंगार के समान है, तो हाथी यदि कोई है और इसकी शोभा के लिए पेंसिल लेकर के, चौक लेकर के, पेंसिल छोड़ दी, चौक लेकर के उसमें जो उसका वाहक होता है, जो हम लोग उसको बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं जो हाथी को लेकर के चलता है, मैं अभी ध्यान पे नहीं आ रहा है। एक तो भोजपुरी शब्द है, वो तो मुझे ध्यान पे है, लेकिन वो समुचित नहीं है, और हालांकि बोला जाता है, पूरे भोजपुर क्षेत्र में वही बोला जाता है। तो वह उसके मध्य भाग में श्रृंगार के समान कौन है, किसके मध्य भाग के श्रृंगार के समान है, तो गज के मध्य भाग में जो चौक से श्रृंगार किया जाता है उसके देख रेख करने वाले के द्वारा, तो उस श्रृंगार के समान बताई गई है कोई नदी, वह नदी है रेवा नदी। तो रेवा नदी इसका उत्तर विकल्प ए सही होगा, कि रेवा नदी उस तरह की है जिस तरह से गज के बीच में, गज के अंग पर, गज के शरीर पर जो शोभा बनाई जाती है चौक से, उस तरह की है। किरात वनिता उपभुक्त लता गृह युक्ते। किरात के वनिता अर्थात वही वनेचर, किरात के वनिता से उपभुक्त है लता गृह जिसका, ठीक, ये हम लोग भुक्त कुंज कर लिए थे आम्रकूट का। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि किरात के वनिता के द्वारा उपभुक्त है लता गृह युक्त, ऐसा जो है, यह भाव किस विकल्प में वो प्रस्तुत किया गया, ये पूछा नहीं जा रहा है कि ऐसा कौन है। तो आप इतना बस मानिए कि वनेचर के वधुओं के द्वारा किसका कुंज स्थान, किसका कोई एक विशेष भाग उपभोग किया गया था, तो वह आम्रकूट था। तो यह वर्णन किस में है, तो वर्णन देखिए यहां पर है। स्थित्वा तस्मिन वनचर वधु भुक्त कुंजे मुहूर्तम। यह भाव जो है ना, इसी विकल्प में प्रस्तुत किया गया है। भाव अयम कस्मिन विकल्पे प्रस्तुतः, तो विकल्प सी में प्रस्तुत किया गया है। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है,
इव विरचिताम भूति मंगे गजस्य रिक्त स्थानम पूरयतु। तो भूति जो श्रृंगार है गज के अंग में बनाया गया है, बनाई गई है भूति, ठीक है, भूति स्त्रीलिंग है, विरचिता भी आप देख रहे हैं ना, उसी का विशेषण है वो। तो बिंध्य पादे, नहीं बिंध्य पादे गलत कर दिए, भक्ति छेद इव विरचिताम, भक्ति छेद वहां पर साधन है, करण है, उसी से अर्थात चिन्ह खींच खींच करके जिसकी शोभा बनाई गई है, ऐसा भावार्थ है। भक्ति छेद इव विरचिताम भूति मंगे गजस्य, विकल्प बी सही होगा इसका। तोयोत्सर्ग द्रुत तर गति कह, तोय के उत्सर्ग के बाद तेज गति वाला कौन है, तो वह है मेघ, विकल्प ए सही होगा। पाषाणैहि निम्नोन्नतः कह कथितः, पाषाणों से, पत्थर के खंडों से, निम्न और उन्नत अर्थात उबड़ खाबड़, नीचे और ऊंचा कौन कहा गया है, तो विंध्यपाद कहा गया है। विंध्यपाद अर्थात विंध्य पर्वत का शिखर का भाग नहीं, उसके जो निचली भाग है उसकी बात की गई है। विंध्यपादे विशीर्णा है ना, तो विंध्य के पाद में, विंध्य के चरणों में, विंध्य के नीचे भाग में कोई नदी फैली हो सकती है, तो विंध्यपादे के विशेषण में कहा गया था उपल विषमे, उपल विषम मतलब पर्वत के जो प्रस्तर खंड है वो है विषम, ऊपर नीचे है। तो पाषाणा ही निम्नोन्नतः कह कथितः विंध्यपादः, और पाषाणा ही निम्नोन्नतः यह बात पता कैसे चल रही है, तो बात पता चल रही उपल विषमे बोल देने से। सम्मेलन करना है, सम्मेलन देखिए यहाँ पर रेवाम है, यहाँ पर रेवा है, आप देख कर कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन बहुत दिमाग लगाकर लिखा गया है, आपका इसमें बहुत अच्छे से सम्मेलन कीजिए। तो वन चरवधु भुक्त कुंज विंध्यपाद, तो सबसे पहले तो 4 हो जाएगा, क का 4 कर दिए हम। ख का उपल विषम, हम पहले ही गलती कर दिए। वन चरवधु भुक्त कुंज आम्रकूट, क का 2 हो गया। उपल विषम का 4 हो गया। विंध्यपादे विशीर्णा, विशीर्णा का यहां देख लीजिए रेवा के साथ में विशेषण विशेष संबंध बन जाएगा, 3 हो गया। अद्रक्षसी जिसको देखा जाएगा, उस क्रिया से कर्म का बोध हो रहा है, तो यहाँ कर्म का रूप कौन है, रेवा। तो 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1, विकल्प बी सही होगा, 2 4 3 1। तोयोत्सर्ग अत्र समासः वर्तते, यहाँ पर समास यदि करना हो तो बस कोई नहीं, जल का उत्सर्ग, तोयस्य उत्सर्ग तोयोत्सर्ग। ज्यादा ही छोटा हो गया, कभी ज्यादा ही बड़ा हो जा रहा। तो तोयोत्सर्ग अत्र समासः वर्तते, षष्ठी तत्पुरुष, विकल्प डी। गजस्य शरीरे रेखा भंगी भी क्रियते, गज के शरीर में रेखा की रचना से क्या किया जाता है, तो उसका श्रृंगार किया जाता है। रेखा भंगी भी क्रियते दौर्बल्य निवारणम, उसकी कमजोरी को दूर किया जाता है, नहीं उसमें मालिक होने का चिन्ह अंकित किया जाता है कि तुम्हारा मालिक ये है, इससे चिन्हांकित हो गया। कि उपचार किया जाता है, नहीं, यदि किया जाता है कुछ तो वह किया जाता है श्रृंगार। यहाँ उपचार हो जाएगा, क्रियते है तो हम प्रथमा विभक्ति में रखेंगे, और जो नपुंसक लिंग में है तो नपुंसक लिंग में रहेगा। तो विकल्प डी सही होगा इसका, उप श्रृंगार। रेवाम द्रक्षसी उपल विषमे विंध्यपादे विशीर्णाम भक्ति छेदैर्व विरचिताम भूति मंगे गजस्य इत्यत्र को अलंकार। तो यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार कैसे है कि हाथी के शरीर में जिस तरह की श्रृंगार वाली रेखा है, उसी तरह से विंध्य के क्षेत्र में फैली हुई रेवा नदी है। तो विकल्प ए सही होगा। मेघदूते वर्णिता विंध्याचलस्य उपत्यकायाम विशीर्णा नदी अस्ति, मेघदूत में जो वर्णित भी है और विंध्याचल के नीचे वाले भागों में जो फैली है, ऐसी नदी कौन है, तो ऐसी नदी रेवा है। ठीक, यह पूछा गया प्रश्न पहले। तो इस तरह से जब कठिन पूछा जा सकता है तो हम जो करा रहे हैं, हमें नहीं लगता कि वो प्रश्न आपके लिए अनावश्यक होंगे। तभी आपको विषय बोध के लिए तो रामबाण होंगे, एक एक श्लोक को समझ पाएंगे आप। वन गज मदई सुगंधितम जलम कस्याह नद्याह वर्णितम, वन के गज के मद से सुगंधित जल किस नदी के हैं, तो किस नदी के हैं, विकल्प ए रेवा नदी के हैं। प्रतिबद्ध वेगम कस्य शब्दस्य भावो अस्ति, इसी श्लोक में देखिए, अब आगे हम लोग बढ़ चुके हैं, ये श्लोक संख्या तस्यास्तिक्तैर्वन गजमदैर्वासितम वांत वृष्टिर 20 में पहुंच गए हैं ना। तो प्रतिहत रय शब्द का प्रयोग है यहाँ पर।
और इसी का भाव इसका भाव होता है कि रोक दिया गया है जिसका वेग, रय मतलब गति, वेग। प्रतिबद्ध वेगम कस्य सदस्य भावो अस्ति प्रतिहत रयम इत्यस्य भावो अयम अस्ति। आगे बढ़िए। जम्बू कुंज प्रतिहतिरयम किम, जम्बू कुंज प्रतिहतरयम किम, जम्बू के कुंज से प्रतिहत अर्थात रोका गया है गति ऐसा कौन है, तो रेवा का जल। ठीक है, जम्बू के कुंज से, जम्बू का जो घनत्व है जम्बू वृक्षों का, उससे बार बार उसमें जल टच होगा तो निश्चित है कि उसकी गति बाधित होगी। वही है रेवा का जल, जम्बू के कुंज से अवरुद्ध गति वाला है, लेकिन पूर्णतः रोका नहीं गया, इसलिए प्रतिहत कहा गया। तो रेवा जल। विकल्प ए, कस्याह जलम आदाय मेघम अनिल तुलयितुम न शक्ष्यति, किसके जल के ग्रहण कर लेने पर मेघ को अनिल अर्थात वायु हिलाने में सक्षम नहीं होगा। तो रिक्ता सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय, ये बात बोलने के पहले कह दिया गया कि तुम उसके जल को थोड़ा पी लेना, तोयम आदाय गच्छे। तो रेवा नदी का जब वो जल पी लेगा तो उसको वायु हिलाने डुलाने में सक्षम नहीं होगा। विकल्प ए सही है। रिक्ता सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय इति सुक्ति कस्याह नद्याः वर्णन प्रसंगे मेघ विषय कथिताः। मेघ के विषय में तो बात कही गई है, मेघदूत में बात कही गई है, लेकिन किस नदी के वर्णन के प्रसंग में, तो रेवा नदी के वर्णन के प्रसंग में कहा गया है। और उसके जल के बारे में भी कहा गया है, प्रतिहत रयम तोयम, जिसकी गति रोधित की गई है, ऐसे रेवा नदी के जल को, ऐसे जल जो रेवा नदी का है उस जल को लेकर के तुम आगे बढ़ना। तो यह पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है और किस नदी के वर्णन के प्रसंग में है, रेवा नदी के। अंतःसारम इति कस्य विशेषणम, तो अंतःसार ये विशेषण किसका है, कहा गया क्या कि अंतःसारम त्वाम अनिलः तुलयितुम न शक्ष्यति। तो अंतःसार अर्थात जब तुम अंदर बल वाले हो जाओगे, अंदर तुम्हारे अंदर ताकत हो जाएगी। कब ताकत हो जाएगी, जब जल को पी लोगे तब ताकत हो जाएगी। तो अंतःसार यह मेघ का विशेषण है। अंतःसारम त्वाम अनिलः शक्ष्यतुम न तुलयितुम न शक्ष्यति, तुलयितुम न शक्ष्यति, यही था। विकल्प बी इसका उत्तर सही होगा। वांत वृष्टि कह, जिसने वृष्टि कर दिया है वह, तो वह किसके बारे में चर्चा की गई है, वांत वृष्टि मेघ है। तो यहां पर देखिए, क्षम्यताम, वांत वृष्टि गच्छे, वांत वृष्टि करता है गच्छे का, वांत वृष्टि मेघ को कहा गया है। मेघ वांत वृष्टि कुत्र भवति, मेघ वांत वृष्टि अर्थात जल बरसाने वाला कहां पर होगा। तो देखिए यहां कुछ समझने की बात, नहीं समझेंगे तो आप लगेगा कि उत्तर गलत लगा रहे हैं। तस्यास्तिक्तेर वन गज मदैर वासितम वांत वृष्टि, पहले ही कह दिया गया है कि जल बरसा चुके तुम उसके जल को लेकर के जाना। तो जल को लेने, जल को पिएगा रेवा नदी का, इसका मतलब है कि उसके पहले वो जल को बरसात कर चुका है, तभी वो कमजोर हो चुका है और तभी कालिदास उसको जल पीने की बात कर रहे हैं, जल पीने का सलाह दे रहे हैं। तो यहाँ आम्रकूट के बाद विंध्य पर्वत का वर्णन है, जहां पर रेवा नदी का जल पान करना है, मतलब कि आम्रकूट से जब चला है वहीं पर वो जल अपना बरसात कर चुका है। वांत वृष्टि कहां पर होगा, तो आम्रकूट इसका उत्तर सही होगा। हालांकि और कोई विकल्प नहीं है जहां पर आप कंफ्यूज हो। अधोलिखितासु का सुक्ति मेघदूत से, नीचे लिखित में कौन सी सुक्ति मेघदूत की है, तो कीमे ही मधुराणाम मंड नाम न कृति नाम, तो ये विज्ञान का है। प्राप्ते मित्रे है, आम्रकूट में हम लोग पढ़ चुके हैं। रिक्ता सर्वो रेवा नदी में पढ़ चुके हैं। तो विकल्प डी सही होगा। उपयुक्तेषु एकस्माद् अधिकः अंतःसार शून्य सर्वो अपि प्रकंप्य, अंतःसार शून्य कोई भी हिलाने डुलाने योग्य होता है, उसको कंपित किया जा सकता है। और जो सारवत्ता है, सार से युक्त है, वह गौरव के लिए होता है, वो गंभीर वाला होता है, गंभीरता के लिए होता है। अर्थात भारीपन हमारे गंभीरता को सूचित करता है। यह उपदेश किस ग्रंथ में प्राप्त होता है, तो रिक्ता सर्वो भवति लघु पूर्णता गौरवाय, कि वो कोई सामान्य कथन नहीं है, पूरा जीवन दर्शन है। मनुष्य उसको अपने जीवन में लागू कर ले, खाली रहेंगे तो हिलाए जाएंगे, कमजोर रहेंगे तो हिलाए डुलाए जाएंगे, आपको पीड़ित किया जाएगा।
और भरे हुए रहेंगे, मजबूत रहेंगे, आपके पास ज्ञान हो, आपके पास में धन हो, तो कोई भी आपको हिलाने डुलाने में समर्थ नहीं होगा। पूरा मानव जीवन प्रस्तुत कर दिया गया। आज के लोग उसी बात को लेकर के एक किताब लिख देंगे, ठीक है, और लगेगा कि इन्होंने ये बात कही है। बात तो हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले कह दी है ये सब। तो ये उपदेश किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो मेघदूत में। विकल्प ए सही होगा। रिक्ता सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। इसमें कौन सा पद स्त्रीलिंग में है? एक ही पद है। रिक्ता सर्वः ये भी नहीं है, लघु भी नहीं, पूर्णता शब्द जो है स्त्रीलिंग में है। पूर्णता विकल्प डी सही होगा। अण प्रत्यांतम पदम अस्ति, तो गुरु से गौरव बना है, ठीक। विकल्प सी अण प्रत्यांत है और कोई इसमें नहीं है। ठीक। बहुत सारे नियम लगाए जाते हैं तब जाकर के इस तरह से गौरव बनेगा। मूल श्लोकस्य उचितम शब्दम पदम रिक्त स्थाने प्रपूरयतु। रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। लघु उत्तर इसका सही होगा। सबसे अधिक लघु या हल्का कौन होता है? सबसे अधिक हल्का न मन होता है, न तुल होता है, न तिनका होता है। वो यदि सबसे ज्यादा हल्का है तो वो है रिक्त। खाली जो है वही सबसे ज्यादा हल्का है। मेघदूत में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई है? तो अब तो इजी है, नर्मदा, जिसका नाम रेवा है। बस आप लोग पहुंच गए हैं आज के प्रश्नों पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब पुस्तक के बारे में बार बार क्या चर्चा करें, आप लेंगे तो आप इससे कितने लाभान्वित होंगे, मैं इस बात का उल्लेख न जाने कितने बार कर चुका हूं। धन्यवाद।